Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine. So today we will continue our this topic unitary method. This is the part 2 video. Okay, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था व्हाट इज यूनिटरी मेथड, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। लाइक इफ आई एम आस्किंग दैट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, तो 5 पेन की कॉस्ट 40 रुपीज, 40 रुपीज। नाउ टेल मी द कॉस्ट ऑफ 7 pence. What will be the cost of 7 pence? What will be the cost of 7 pence? अगर मैं आपसे कहूँ the cost of 5 pence is 40 rupees and what will the cost of 7 pence? तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये तो मुझे बिल्कुल आता है, क्वेश्चन आपने ही पढ़ाया था। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, 1 पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 1 पेन की वैल्यू हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 40 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो यानी कि हमारा कितना रुपीज आ गया, 8 रुपीज। यानी 1 पेन की वैल्यू कितनी है, 8 रुपीज है, कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज। और अगर आपने पूछा है 7 पेन की, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 56 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से बता लोगे। यानी आपको ये पता चल गया 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। यानी अगर यहाँ मैं कहूँ पेन और यहाँ मैं कहूँ कॉस्ट, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पेन अगर है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या कहोगे कि 1 पेन की कॉस्ट है 8 रुपीज। ठीक है, अगर मैं कहूँ अच्छा ठीक है तो 2 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि 1 पेन की कॉस्ट 8 रुपीज है, तो आप कहोगे 2 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 16 रुपीज हो जाएगी। अगर मैं कहूँ अच्छा तो 3 पेन की बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1 पेन की कॉस्ट 8 है तो 3 की हो जाएगी 8 3 ज़ा 24, है ना। अगर मैं 4 की कहूँ तो आप कहोगे कि 1 पेन की कॉस्ट 4 है, तो फिर 1 पेन की कॉस्ट 8 रुपीज है, तो 4 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 4 ज़ा 32, है ना। यानी आप ये देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी यानी इसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेन डिक्रीज हो रहा है, यानी पहले 4 पेन की वैल्यू 32 थी, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पेन कम कर दें, यानी नंबर ऑफ पेन अगर हम 3 कर दें, तो उसकी वैल्यू भी यानी उसकी कॉस्ट भी क्या हो जा रही है, कम। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर हम नंबर ऑफ पेन डिक्रीज कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले अगर पेन 4 था और 4 की कॉस्ट कितनी थी, 32 रुपीज, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पेन कम कर दें, यानी कि अगर नंबर ऑफ पेन 3 हो जाए तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यानी अगर हम नंबर ऑफ पेन इंक्रीज करने से उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ पेन को डिक्रीज करने से उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ऐसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप समझ गए, यानी कि जो डायरेक्ट इफेक्ट करे इसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि अगर मैंने कहा कि कोई भी एक लड़का है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सुनील, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है सुनील, ठीक है। अगर सुनील की इनकम जो है, अगर सुनील की इनकम यानी कि मंथली इनकम उसकी कितनी है, 3000 रुपीज, कितनी है, 3000 रुपीज। ठीक है, अगर एक लड़का है सुनील, उसकी मंथली इनकम 3000 रुपीज है, यानी एक महीने की तनख्वाह अगर 3000 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं उसकी 2 मंथ की सैलरी क्या होगी, 2 महीने की तनख्वाह क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 2 महीने की क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 3 महीने की क्या होगी, तो आप कहोगे कि 9000 हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे क्या बढ़ रहे हैं, मंथ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसकी सैलरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, यानी उसकी सैलरी भी उतनी ऐड हो रही है। लेकिन अगर हम
30 डेज की ये सैलरी, अगर हम कहें कि 30 डेज की 3000 सैलरी है, और अगर मैं कहूँ सिर्फ 20 डेज की क्या सैलरी होगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, 3000 से कुछ कम होगी, है ना। यानी ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें होती है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं होती हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं कहूं कि 5 men, है ना, कितने, 5 men, यानी कि 5 आदमी मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं, 20 डेज में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 men है और वो किसी काम को कितने डेज में करते हैं, 20 डेज में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 या फिर 10 men, अगर मैं पूछूं 10 men हो जाए तो कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। अगर 10 आदमी हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ मैन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ अगर 10 men हो जाए तो वो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो आप ये बताइए, क्या यहाँ डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा, आप खुद सोचिए। यहाँ नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, 5 आदमी 20 दिन में काम कर रहे हैं, 10 आदमी, सीधी सी बात है, आदमी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब क्या हो गए, आदमी क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए, है ना। तो आदमी अगर ज्यादा होंगे तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 आदमी थे तो 20 डेज में काम हो रहा था, अगर 10 आदमी है तो सीधी बात है यहाँ पर कैसे काम हो रहा होगा, कम दिन में काम हो रहा होगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मैन को के बढ़ने से डेज नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ डेज बल्कि कम हो रहे हैं, यहाँ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। अगर मिलकर ये लोग क्योंकि काम करेंगे, 10 आदमी मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो इसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं कहेंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन कहेंगे, ठीक है। तब हम इसे क्या कहेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन, यानी कि नंबर ऑफ मैन के बढ़ने से वर्किंग डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये इधर बढ़ रहा है और जबकि ये इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रपोर्शन। तो आपको समझ में आ गया डायरेक्ट प्रपोर्शन किसे कह रहे हैं और हम इनवर्स प्रपोर्शन किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो हमारे प्रपोर्शन है वो यूनिटरी मेथड के अंदर ही आते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछें तो आप तब भी यही बात तो कहोगे कि मैम पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन क्या है, यानी कि एक आदमी की काम करने की क्षमता क्या है, यानी कि वो एक आदमी उस दिन को कितने काम में करेगा। अगर हम यहाँ ये फाइंड कर लें कि एक आदमी दिन को कितने दिन में काम को कर लेगा, तो हम ये भी बता लेंगे कि 10 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, सही बात है ना। तो हम ये भी बता देंगे कि 10 आदमी कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ भी हम यानी कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम अब इस पर देखेंगे, जो कि हमारा कैसा है, इनवर्स प्रपोर्शन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। What is our question? Question is, if 10 men do a piece of work in 27 days, यानी कि यहाँ पर कितने men हैं, 10 men हैं, and 10 men कितने वर्क में, 10 आदमी कितने दिन में, 27 डेज में किसी भी काम को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। How many days will be required for 18 men टू फिनिश द सेम वर्क, यानी कि अगर वहां पर कितने आदमी लगा दिए जाएं, 18, ठीक है, 18 अगर आदमी लगा दिए जाएं तो वही सेम वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, कितने दिन में खत्म करते हैं, 27 डेज में। और आपसे पूछा है कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी हमने, है ना, पहले 10 थे, अभी हमने कितनी कर दी है, 18 कर दिए। तो अगर 18 कर दी जाए तब आप बताइए कि यहाँ पर कितने दिन में वर्क खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। 10 men do a piece of work in how many days, in 27 days, right, in 27 days। then क्या हमसे पूछा है, अब हमें ये बताइए, हमें यहाँ 18 मैन का निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मेथड, यानी कि अगर हम ये पता कर लें कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना, सही कह रहे हैं कि नहीं, बताइए। अगर हम ये पता कर लें कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम 18 मैन का तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर फाइंड करते हैं, 1 मैन डू
वन मैन क्या होगा, या हम देखेंगे वन मैन कैन डू, कैन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी आप कैन लगा लेंगे। वन मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सेम पीस ऑफ वर्क, वही सेम काम है ना, डू सेम पीस ऑफ वर्क की जगह मैं ये लगा दे रही हूँ, ठीक है, पीस ऑफ वर्क इन, वो कितने दिन में करेगा। अच्छा अब यहाँ मुझे बताइए, जैसा कि मैंने आपको यूनिटरी मेथड पार्ट 1 में समझाया था कि आपको जब ज्यादा का पता हो, यानी 10 का पता हो और 1 का पूछे, ज्यादा का पता हो 1 का पूछे, तो वहां हमने आपको क्या समझाया था, डिवाइड करना है, राइट। क्यों समझाया था कि वहां, सॉरी वहां, हाँ वहां हमने क्या बताया था, डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड करना है क्यों बताया था, क्योंकि वो कैसा प्रोपोर्शन था हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। याद करिए वो हमारा कैसा प्रोपोर्शन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। लेकिन आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। आप खुद सोचिए, अगर 10 आदमी 27 दिन में काम करते हैं, 10 मैन कितने दिन में अपना वर्क फिनिश कर रहे हैं, 27 डेज में, तो आप खुद सोचिए क्या एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला आदमी उस काम को कम दिन में करेगा या ज्यादा दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, है ना, एकदम श्योर है कि ये ज्यादा दिन में ही करेगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा और वो ज्यादा दिन में उस काम को करेगा, सेम वर्क है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा दिन में करेगा तो ये हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जब हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, वन मैन की एफिशिएंसी की जब भी हम बात करते हैं, काम करने की क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, किसी की क्षमता की बात करते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू जब निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 27 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक आदमी वही वर्क करेगा तो कितना उसको लग जाएगा, 270 डेज लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 270 डेज लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या 1 मैन का पता करना था, नहीं, हमें तो 18 मैन का करना है। तो चलिए 18 मैन कैन डू, यही मैं लिख दे रही हूं, सेम पीस ऑफ वर्क इन। अगर अब हमें 18 मैन का करना है तो आप खुद हमें बताइए कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ हमें डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि ये है 270 डेज में कितने ने किया, एक आदमी ने किया, और अगर वही 18 आदमी अगर आ जाएंगे तो 270 डिवाइड बाय 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या पता कर पाएंगे कि 18 आदमी मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करना सभी को आता ही होगा। 18 को डिवाइड कीजिए 270 से, ठीक है। तो पहले 18 वन जा क्या हो जाएगा, 18, यहाँ आएगा 17, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 1 माइनस 1 इज 0। अगला नंबर उतारेंगे 0, 18 5 जा 19। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 15 डेज। कितना आ गया हमारे पास, 15 डेज, है ना। तो हमने ये पता कर लिया कि क्या हमसे पूछा गया था, हाउ मैनी डेज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 डेज। क्या आ जाएगा, 15 डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 18 men टू फिनिश द सेम वर्क। यानी कि अब यहाँ हमें डेज क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं। जैसे जैसे मेन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेज क्या हो रहे हैं, कम डिक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि इसी को तो हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यही हमारा था इनवर्स प्रोपोर्शन। पहली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझाया था और इस वीडियो में मैंने आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझाया है। ये समझना बहुत ही आसान है, आपको मुझे नहीं लगता कि जरा भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, किसी के काम करने की क्षमता की बात कर रहे हैं। तो अगर काम करने की क्षमता की बात करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो वहां पर हम देख लेंगे कि भाई अगर 10 आदमी किसी काम को करेंगे तो कम दिन में करेंगे, और वही अगर काम किसी एक आदमी को करना पड़ेगा सेम काम, तो उस पर बर्डन ज्यादा हो जाएगा, वो डेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी उसे ज्यादा दिन में वो काम खत्म करेगा, है ना। तो सेम यहाँ हमें क्या करना पड़ा, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक आदमी ज्यादा दिन में काम करेगा, तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 270 डेज। फिर अब हमें पता करना था कि 18 मैन कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट करेंगे। तो 18 कितने करेंगे, तो हमने उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें ये पता चल गया कि 18 मैन कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर